पतला, सर फिर गोल्ड ही क्यों रखा? क्योंकि गोल्ड में ये क्वालिटी बेटा। कौन सी? गोल्ड के तार बना सकते हो लंबी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की तार इतनों से, उसको चपका चपका के आप क्या बना सकते? पूरी शीट बना सकते हैं। ये क्वालिटी किसमें? गोल्ड में है। किसने बताया होगा इस आइडिया? उधर सा बोले गोल्ड ले ले। मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा, क्या बोलो? एटम्स। क्या है? तो यहां से लेके हमारे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। एक होगा एटम्स, एक होगा मॉलिक्यूल, एक होगा न्यूक्लियाई। जो कंबाइंडली करके अगर हम लोग बाहर से देखें तो बेटा हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। तो इस टॉपिक में एटम्स में पूरा का पूरा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? एटम्स। लेकिन क्या पढ़ेंगे एटम्स में? उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका मॉडल पढ़ेंगे कि वो मॉडल कैसा होता है। ठीक है बेटा, वो मॉडल नहीं फैशन टीवी वाला मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है? एटम दिखेगा कैसे, एटम होता कैसे है, ये पूरा हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। तो ये एटम जो था, इसके पहले अलग अलग क्या थे? अपने अपने अटंगे थे, अपने अपने फिजिसिस्ट अपने अपने थेरीज बनाए थे, हाइपोथेसिस बनाए थे, बराबर है। तो कुछ फेमस साइंटिस्ट हुए और कुछ फेमस थेरीज उन्होंने लिखी थी, तो उसके आधार पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और बाद में हम लोग इसी थेरी को, मॉडिफाई थेरी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक, तो पहले जो थे बेटा 1808 में, ठीक, साइंटिस्ट आए जिनका नाम आपने सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में, जिनका नाम है बेटा क्या? डाल्टन्स, बराबर है। तो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है? सुन लो। उन्होंने बोला बेटा एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ माइन्यूट पार्टिकल विच इज नोन एज एटम। एक जो भी मैटर है इस यूनिवर्स में वो सभी के सभी किसके वजह से बनाए गए हैं? एटम से बनाए गए हैं। उन्होंने पहला नाम दिया एटम करके, विच इज अ इनडिविजिबल, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल यदि कोई होगा तो उसको बोला जाता है बेटा क्या? एटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एटम। अरे वाह सर। उन्होंने बोला कि एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये स्टेबल भी होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। लेकिन हमको पता है, आज हम लोग, आज के जनरेशन के बच्चे, हमको अलग अलग तरह की चीजें पता है, अलग अलग तरह के क्या है उसके बेसिक पार्टिकल्स आए, बराबर। जैसे हम लोगों को आज पता है इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उसके अलावा और भी हमारे को पार्टिकल्स पता चलने वाले। बात समझ में आई? जो हम लोग जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी जो पार्टिकल्स है ये भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? लेकिन उन्होंने बोला कि एटम सबसे लास्ट वाला है। ठीक, ये थ्योरी चलती रही आसपास में कब तक? जब तक ये वाली थ्योरी नहीं आई बेटा, ये मॉडल नहीं आया। किनका? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल आया और उन्होंने बोला बेटा सुन लो, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। पूरा एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अब इसके बीच में ऐसा क्यों हुआ होगा? किसी ने पेन पकड़ी होगी, ऐसे ऐसे घिसा होगा, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकले होंगे, बाद में इस पेन ने क्या किया? किसी भी एक न्यूट्रल पार्टिकल को खींच लिया। इसका मतलब ये बॉडी कैसी बनी? चार्ज्ड बॉडी। इसी से ऊपर उन्होंने चर्चा की होगी और सिद्धांत अपना रखा होगा कि बेसिकली एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हैविंग ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर क्या बोला उन्होंने? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक अनुमान लगाया कि रेडियस जो है बेटा एटम का, उसका साइज आसपास में कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर होगा। इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, ओके। मास स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। उन्होंने बोला कि एटम के अंदर पूरा एटम का जो मास है ये स्प्रेड हुआ होता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको सबको पता है कि द होल मास ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। दैट इज 99.9% पूरा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में। वाई? बिकॉज देयर इज अ हेवी मास पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही लाइट पार्टिकल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उन्होंने बोला कि पूरा फैला हुआ है। कौन? एटम। और उन्होंने प्लम पुडिंग का कंसेप्ट दिया जो आपने सुना होगा। उन्होंने बोला कि वाटरमेलन ले लो बेटा इस तरह से, बराबर है। ये जो आपको पूरा सरफेस दिख रहा है ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके बीच बीच में क्या होगा? बीज होंगे किसके? वाटरमेलन के। और यही क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? उन्होंने बोला नेगेटिव। और बाकी का स्पेस जो है ये स्पेस इज नोन एज पॉजिटिव। और ये पूरा क्या रहा? एटम रहा। दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने दिया था। आई होप आपको हल्का हल्का सा पता होगा। इसके ऊपर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात समझ में आई यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं और यहां पे हुआ बेटा एक जबरदस्त कंसेप्ट। आसपास में 1909 में एक एक्सपेरिमेंट कर लिया गया था और 1911 में 2 साल के बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल को क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया था बेटा। तो ये जो मॉडल था इनका नाम था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जबरदस्त
एक ऐसे सीनियर साइंटिस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैब आप बिल्कुल उनके पास तैयार थी, एकदम नए जमाने के साइंटिस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि वो जो जमाना था बहुत पुराना जमाना था, ब्लैक एंड व्हाइट डे की जमाना था। ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए बोल रहा है कि उस जमाने में अगर पिक्चर उस जमाने की पिक्चर दिखाई जाए तो कैसे रहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, ठीक है। लेकिन उस जमाने के एकदम स्टाइलिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा रुदरफोर्ड। पता है ना, उस जमाने में एक ऐसी सिगार हुआ करती थी, पता है ऊपर, ठीक है। तो ये जो थे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, ये न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे बेटा, ये इंग्लैंड के थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, और ये थे, ठीक है। न्यूजीलैंड के बाद सब कुछ होने के बाद एट द एंड ऑफ लाइफ वो फिर से इंग्लैंड में चले गए और वहां पे उनकी डेथ हुई। और इनके पास दो बिल्कुल नौजवान साइंटिस्ट गए थे आसपास में, 20-21 साल के, जिनका नाम था बेटा एच जीजर्स, हांस जीजर्स और अर्न्स्ट मार्सडेन। अब देखो कोइंसिडेंस ऐसा का, इनका भी नाम बेटा अर्नेस्ट था और इनका भी क्या था, अर्नेस्ट था। अर्न्स्ट मार्सडेन एंड अर्न्स्ट जीजर, अर्न्स्ट रुदरफोर्ड। बात समझ में? ये जो बिल्कुल नौजवान साइंटिस्ट थे, ये चले गए उनके पास, बोले कि आपके अंडर में हम लोग काम करना चाहते, रिसर्च करना चाहते। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं ऐसा सब करना है। अभी फिलहाल जो थ्योरी चल रही है एटॉमिक मॉडल की, मेरे को शंका है इसके ऊपर, प्लम पुडिंग मॉडल के ऊपर, और मुझे पता है कि ये पूरे का पूरा मॉडल जो है क्या है, रॉन्ग है। ठीक, आप अपन क्या करेंगे, उसको मैं तो थ्योरेटिकली प्रूफ कर दूंगा, लेकिन अपने को क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है। कौन बोले? रुदरफोर्ड बोले। किनको बोले? उनके चेलों को बोले। चेले इन द सेंस उनके स्टूडेंट्स को बोले। स्टूडेंट्स कौन है? जीजर्स और मार्जन। तो जीजर्स एंड मार्जन गए बढ़िया से 2 साल, 3 साल उन्होंने मेहनत की, और 1909 के आसपास में उन्होंने एक कंसेप्ट रखा, एक मॉडल रखा, एक पूरा सेटअप रखा। इस सेटअप का नाम है बेटा कौन सा? जीजर्स एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या बोला जाता है? जीजर्स एंड मार्जन, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया था। और पूरा सपोर्ट कौन कर रहे थे? रुदरफोर्ड। जैसे आपने क्या बनाया था? प्रोजेक्ट बनाया था, सबको याद होगा, ठीक है। तो किसके अंडर में बनाए? बस एग्जैक्टली। तो आपको जो सपोर्ट लगता था या फिर कुछ कंसेप्ट लगता था, हम आप पूछते थे कि सर ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना है, क्या करें? एग्जैक्टली, ये भी बनाओ, कर लो। तो उन्होंने रखा बेटा एक ऐसा एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रखा, गोल सा, पूरा का पूरा क्या है, ये वैक्यूम है। और इस वैक्यूम के अंदर में एक यहां पे इस तरह से एक डिस्क रखी, जिसके अंदर एक पार्टिकल रखा, जिसका नाम है बेटा बिस्मथ। क्या है? ये बिस्मथ रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। और इस रेडियो एक्टिव पार्टिकल से निकलने वाले पार्टिकल में एक पार्टिकल जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? इट इज आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ये जो हीलियम है, इस हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अल्फा पार्टिकल में मान के चलो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो बस बचता क्या है बेटा? हीलियम का क्या बचता है? न्यूक्लियस बचता है। कौन बचता है? हीलियम का न्यूक्लियस। और प्रोटॉन का मास, और ये 2 क्या है हमारे? न्यूट्रॉन। तो कितने रहे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, विच इज अ हेवी मास पार्टिकल, बहुत ही ज्यादा वजनदार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, बचा कौन है? सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। ये इतना डेंस पार्टिकल, इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। अब बताइए, इस हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा बैठेगा? इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए, बचता क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज हीलियम न्यूक्लियस, या फिर डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम भी बोला जाता है इसको। तो व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? इट इज नथिंग बट दी डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग इन द सेंस जीजस और मार्जन ने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा। ठीक है, अब भेजने के लिए तो बेसिकली कैसा है? पॉजिटिव है। यहां पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की होगी, जिसके ऊपर एक प्लेट लगाई गई होंगी। ये प्लेट क्या करेगा बेटा? ये प्लेट सीधा सीधा खींचेगा किसको? अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि ये प्लेट कैसा बना? इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बना। बात समझ में आई? अब यहां पे जो देखिए, ये जो दिख रहा है आपको एक ब्रिज दिख रहा है, ये लीड का बनाया हुआ है, क्योंकि यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे सभी डायरेक्शन में निकलेंगे, लेकिन उनको नैरो बीम में भेजने के लिए उन्होंने सिर्फ इतनी ओपनिंग रखी, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल कैसे निकलेंगे? इस डायरेक्शन में निकलेंगे, अलाउ होंगे, बाकी के सारे एब्सॉर्ब होंगे बेटा। और बीच में फिर से इसको नैरो करने के लिए उन्होंने कोलिमिनेटर लगाया, जो यहां पे क्या करेंगे? तिरछे चारछे जाने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे उसको भी क्या करेंगे? वो अटैक करेंगे, और सीधे सीधे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने रखा। ठीक, रेड कलर का यहां पे जो दिख रहा है, ये बेसिकली गोल्ड है बेटा। कौन सा? गोल्ड है। तो यहां पे उन्होंने लगाया बेटा क्या? दैट इज गोल्ड फॉइल लगाई। अब ये फॉइल जो है आपने सुना होगा, आप जब कुछ सब्जी रोटी लेते हो कहीं से, या फिर आप सब्जी लेके आते हो पार्सल में, एक फॉइल पेपर होता है, याद होगा, पतला सा पेपर चांदी कलर का, बराबर है। उसी तरह से उस पेपर को, कौन सा पेपर उन्होंने रखा?
गोल्ड फॉइल पेपर, ये इतना थीन था, इतना थीन था, इतना थीन कि उसकी थिकनेस देखिए 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मतलब 0.00000021 मीटर। इतना पतला, मतलब आप अगर उसको रियलिटी में देखें तो आपको कैसा दिखाएगा, दिखेगा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, इतना पतला। सर फिर गोल्ड ही क्यों रखा? क्योंकि गोल्ड में ये क्वालिटी बेटा। कौन सी? गोल्ड के तार बना सकते हो लंबी, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की तार, इतनों से उसको चपका चपका के आप क्या बना सकते, पूरी शीट बना सकते हैं। ये क्वालिटी किसमें? गोल्ड में है। किसने बताया होगा इस आइडिया? उधर साहब बोले गोल्ड ले ले, उससे क्या होगा, एक सिंगल एटम वहां पे रहेगा, मतलब एक एटम सिंगल ही क्या हो सकता है, वहां पे रह सकता है। बात समझ में? तो इसका मतलब अगर ये बहुत ज्यादा क्या होता, एक्स्ट्रा लार्ज, और क्या बनता उसका, थिक बनता, तो जो अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक होने वाले वहां पे रुक जाते। जिसकी वजह से उनको क्या चाहिए, बहुत ही पतला क्या चाहिए था, फॉइल चाहिए था, जो जिसकी वजह से, किसकी वजह से हासिल हो गया, गोल्ड की वजह से हासिल हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ऐसा इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, और ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है गोल की गोल, इसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड का लेयर बिठाया गया है बेटा। ठीक, अब ये जिंक सल्फाइड लेयर किस लिए बिठाया गया? क्योंकि जब आप यहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करो, ये अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक होंगे, और कुछ सीधे जाएंगे, देखोगे हम लोग, मतलब आगे कुछ जाके यहां पे स्ट्राइक होंगे, कुछ जाके यहां पे स्ट्राइक होंगे, कुछ वापस आने वाले हैं। जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक होंगे वहां पे दाग गिरेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटिलेशन। क्या बोलेंगे? सेंटिलेशन। ये सेंटिलेशन जो है हम लोग इस माइक्रोस्कोप से देखने वाले। तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, वहां से एक बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाएंगी, जिसके वजह से जहां जहां पे वो सेंटिलेशन दिख रहे वहां पे फ्लैश नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा वहां पे लाइटिंग्स नजर आएंगी। तो जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल्स गए वहां पे सेंटिलेशन होंगे, और इस माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। आई बात समझ में? ये पूरा उन्होंने सेटअप बनाया। अब देखिएगा आगे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन रखे कि सर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है इस तरह से, देखिए कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल सीधा जाएगा, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां पे उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स टिल्ट हुए, और ये एंगल बना किसके साथ? स्ट्रेट लाइन के साथ। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। बात समझ में आए? तो यदि मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन और उस सेंटिलेशन को पूरा ऑब्जर्व करके देखूं, तो यहां पे देखिए मैंने क्या बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाई जहां पे मैंने लिखा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और वाई एक्सिस हमने लिखा क्या बेटा? नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा क्या हुआ है, 0 डिग्री पे आसपास में मैक्सिमम क्या थे, बोलो बेटा? अल्फा पार्टिकल्स मिले। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मान के चलो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100, 120, 140, 180, इस तरह से। अब देखिएगा उनको एक इस तरह से ग्राफ मिला, उनको इस तरह से एक ग्राफ मिला। उन्होंने बोला कि देखिए ये जो है यहां तक ये जो पॉइंट मिला है, मतलब 20 डिग्री तक कितने पार्टिकल जा रहे हैं, टिल्ट हुए इतने पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि देखो ये क्या है, 40 डिग्री, कितने 40 डिग्री, मतलब ऐसा मान के चलो, देखो एंगल बढ़ गया, कितने मिले? इतने मिले, 10⁻3। बात समझ में आई? जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या घट रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब मुझे फटाक से बोलो कि सबसे कौन से वाले एंगल पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 0 पे। मतलब इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है सर, कि इसका मतलब सबसे 0 एंगल मतलब यह रहा कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स यहां पे जाके स्ट्राइक हुए होंगे, यहां पे ज्यादा फ्लैश दिखाई दे रहा होगा। ये कहां से हमको दिखाई दे रहा? माइक्रोस्कोप से। ये माइक्रोस्कोप हम लोग क्या कर सकते, पूरा 180 डिग्री तक क्या कर सकते, इसको रोटेट, यहां से 0 से लेके 180, 0 से लेके 180। आई बात समझ में? तो यहां पे सबसे ज्यादा सेंटिलेशन देखे, ये तभी पॉसिबल है जब ये कितना एंगल बनाए, 0। तो उन्होंने देखा कि 0 एंगल पे इतने मिल रहे हैं। तो ये जो अपन नंबर पकड़ के चलेंगे, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे ये कौन सा है, दैट इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ये प्रैक्टिकली उनको मिला। बात समझ में आई? अब देखो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन रखे, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन में क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल किस तरह से जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। उन्होंने रखा, कौन लोगों ने, जीजर्स और मार्सडन ने बोला।
सबसे ज्यादा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, किसी भी तरह का डेविएशन ना दिखाते हुए, किसी भी तरह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग ना दिखाते हुए। उन्होंने बोला कि उसमें से फ्यू पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स वेरियस स्कैटरिंग एंगल को शो करते हैं। मतलब 0 डिग्री से अदर कोई एंगल हो, 0.1 डिग्री, 1 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, यह बहुत ही कम पार्टिकल्स है। आगे बोला उन्होंने कि अबाउट, ये कितने होते हैं, अबाउट 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड लार्जर देन 0.1 डिग्री। उतने पार्टिकल में सिर्फ कितने, 0.14%। कितने परसेंट, 0.14%, इतने ही 0.1 डिग्री से ज्यादा दिखाएंगे। क्लियर है। उन्होंने बोला 1 आउट ऑफ 8,000, 8,000 अल्फा पार्टिकल में कुछ एक पार्टिकल शोज ए स्कैटरिंग एंगल लार्जर देन 90 डिग्री। इसका मतलब सुन लो बेटा, यह है कौन, 90 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल, कितने में से, कितने में से, 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल, मतलब एक आध पार्टिकल कितना डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा वो क्या कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल शो कर रहा है। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल नौजवान बच्चे थे बेटा, 20-21 साल के, जीजस और मास डनबन, उन्होंने ऑब्जर्वेशन रखा, रुदरफोर्ड बैठे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, होशियार, एकदम डायनामिक पर्सनैलिटी। ठीक है। उन्होंने बोला इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट अगर मारे हो डायनामिक पर्सनैलिटी है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्लियर है। ओके चलो। ओकेशनली ए अल्फा पार्टिकल रिबाउंडिंग बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब ओकेशनली का मतलब कभी कभार आपका अल्फा पार्टिकल, एक आध अल्फा पार्टिकल जाएगा और वापस आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहां पे भी माइक्रोस्कोप घुमा के देखा और बड़ा शॉकिंग था कि हमारा अल्फा पार्टिकल क्यों ऐसा हो रहा है कि एक आध आपको सेंटिलेशन 180 डिग्री पे मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबाउंडिंग बोलेंगे। बाउंस हो रहा है, वो जाके वापस आ रहा है। ये चले गए, सर 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 व्हाट हैपेंड, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, सर वी आर ऑब्जर्व समथिंग। क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया बताओ। तो बोला सर हम लोगों ने इतने सारे ऑब्जर्वेशन देखे। ये कौन से ऑब्जर्वेशन थे, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे, प्रैक्टिकल करके। बात समझ में आई। ठीक है। उन्होंने फिर बोला एक काम करो, मुझे बताओ कितने पार्टिकल्स यहां पे जाके सेंटिलेशन शो कर रहे, कैसे निकाला। उन्होंने बोला कि देखो सर हमारे पास एक फार्मूला भी हम लोगों ने बनाया, कौन सा, नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल। उन्होंने रखा फार्मूला, देखो ये फार्मूला कैसे बना, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्लियर है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कौन सी चीज, कि देखो यहां पे एक फार्मूला हमको मिलता है सर, दैट इज ni स्मॉल n l z स्क्वायर k टू द पावर 4 e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल स्क्वायर इनटू sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2। अरे बाप रे, इतना क्या है जबरदस्त फार्मूला, इसके भानगढ़ में नहीं करना, लेकिन मैं इसकी मीनिंग समझा देता हूं बेटा, सुन लो। ni का मतलब होता है नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन दी टारगेट, टारगेट के ऊपर पर सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक होने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, दैट इज नंबर्स ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में इस गोल्ड फॉइल के कितने एटम्स है। आपने जाड़ी बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ एटम्स एक जगह पे कितने होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। एल इज व्हाट, एल मतलब होगा बेटा, सुन लो, दैट इज डेंसिटी, सॉरी मतलब उसका विड्थ, इसकी विड्थ गोल्ड फाइल की, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर के आसपास में उन्होंने मेंटेन की। k टू द पावर 4 दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, आपको पता है सबको वैल्यू, दैट इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। e टू द पावर 4 मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का। r मतलब है बेटा टारगेट से लेके ऑब्जर्वेटरी पॉइंट तक का डिस्टेंस। देखो जैसे जैसे ये इस तरह से होगा, मान के चलो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज कॉल्ड r। काइनेटिक एनर्जी मतलब उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जितना जोर से भगाओगे उतनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, आप कितना पोटेंशियल डेवलप करोगे अल्फा पार्टिकल को भेजने के लिए। जैसे हम लोगों ने किसमें देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा, इलेक्ट्रॉन को जो भगाएगा उस पोटेंशियल का नाम क्या था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया। और यहां पे है बेटा साइन ऑफ टू द पावर 4 एंगल ऑफ स्कैटरिंग बाय 2। इस सारे चीजों में सभी चीजें हम लोगों ने उन्होंने कांस्टेंट रखी। एक चीज देखिएगा, मैं क्या लिख के देता हूं, सबको अपन ने कांस्टेंट माना, c इंटू जेड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2।
अब ये गोल्ड के लिए कितना होता है, जेड की वैल्यू 79 कितनी होती है। अगर आपने गोल्ड ही फॉइल लिया है तो जेड भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको भी अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट इंटू 1/sin⁴/2। ये समझ में आया। इसका मतलब क्या है सर, θ/2 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जैसे जैसे देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग चेंज हो रहा है, आपके नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और जेड भी क्या रखा हम लोगों ने, क्योंकि गोल्ड को थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो गोल्ड अगर चेंज नहीं, और गोल्ड की जगह पे अगर चांदी लिए होते, सिल्वर लिया होता, तो जेड की वैल्यू चेंज होती। तो यहां पे अगर गोल्ड ही रख रहे हैं तो जेड की वैल्यू भी कैसी मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि सर इसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीज निकाल के रखी और ये ऑब्जर्वेशंस किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा, उनको बोला ठीक है आप अब रिलैक्स हो जाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया आप लोगों ने, आप अभी एंजॉय करो, पूरा न्यूजीलैंड घूम जाओ, घूमने के लिए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके ऊपर अभी काम करता हूं। तो अभी बैठ गए वो पूरा रिसर्च करने के लिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना उन्होंने लगाया। और उन्होंने बोला देखो सुन लो, उन्होंने बोला देखो कोरिलेट करना आपको ही, यहां पे जो ऑब्जर्वेशंस लिखा है, इस ऑब्जर्वेशन को इस कंक्लूजन के साथ आपको रिलेट करके चलना है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्यों बोला, उन्होंने बोला द स्मॉल सेंटर कोर देयर इज एन एटम, एट द सेंटर देयर इज अ स्मॉल सेंटर कोर। एक ऐसा स्मॉल सेंटर कोर है जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक ठीक है सर। Positive charge at a center that is at the nucleus contains most of the mass of atom, that is 99.9%। उन्होंने बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और आसपास एटम का 99.9% मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होके है। इसका मतलब पूरा बचा हुआ एटम कैसा है, खाली। साइज ऑफ द न्यूक्लियस के लिए बोला जाता है एटम, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्या है, पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है। बस एटम इसलिए बोला जाता है कि वहां के उसके सराउंडिंग में कौन रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻9, इतना बड़ा है। -14 मतलब ये इतना सा है। ये कौन है हमारा, न्यूक्लियस। तो ये रहा हमारा कौन है, एटम, और ये कौन है हमारा। तो फिर बचा हुआ क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। मींस एटम हैज ए एम्प्टी स्पेस, पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस बचा है। उन्होंने बोला देखो सुन लो, अब आप रिलेट करके चलना है कि उन्होंने बोला एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। उन्होंने बोला वो प्लम पुडिंग की तरह नहीं है बैठा हुआ, वो गोल घूम रहा है बेटा। प्रोटॉन बैठा है सेंटर में, आगे जाके पता चलेगा हम लोग जिसको प्रोटॉन बोले, अभी तक प्रोटॉन का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस का कंसेप्ट उन्होंने रखा है। उन्होंने इसलिए बोला कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज इज द सेम फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव एंड न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव, मींस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने बोला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये दोनों का चार्ज की वैल्यू कैसे होनी चाहिए बेटा, सेम। तभी जाके हम लोग बोलेंगे एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस एंड नेसेसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला कि यहां पे इस न्यूक्लियस के अराउंड में जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो उस गोल घूमने के लिए इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज अ नेसेसिटी फॉर सर्कुलर मोशन। ये समझ में आया, ये बात समझ में आई। जैसे कि उन्होंने बोला कौन सी चीज, जैसे कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड में गोल घूमता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से इन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल घूमेगा। ये बात समझ में आई। इस तरह से उन्होंने बोला। अब देखो सबसे बढ़िया चीज, ऐसा क्यों बोला होगा आप ही समझ सकते हो, कंक्लूजन इस ऑब्जर्वेशन से आता है। कैसे आता है सुन लो, आप ही बोलना है, समझ के चलना है। स्मॉल सेंटर कोर न्यूक्लियस, द पॉजिटिव एट सेंटर दैट इज एट न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम दैट इज 99.9%। ठीक, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻14 मीटर एंड उन्होंने बोला कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, इसका मतलब मैक्सिमम उसका स्पेस कैसा है, एम्प्टी। ये इसलिए है बेटा। फिर उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव, गोल कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, पूरा का पूरा मास कहां पे बैठा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बाद में जाके पता चलता है कि बहुत ही कैसा है,
कम है, इसका मतलब पूरा का पूरा मास किसका होगा? एटम का ही होगा। देखिए बेटा सिंपल सी चीज है, थोड़े देर के लिए यहां पे आप उस एटम को इमेजिन करिए और यहां पे बैठा है कौन? न्यूक्लियस। क्लियर? जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला निकला निकला, मैं यहां पे जा रहा हूं, सुन लो ये कैसा है बेटा, बोलो ये कैसा है? ये कौन है? हमारा न्यूक्लियस है। कौन है ये जो कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। ये कौन निकला? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। जो अल्फा पार्टिकल बहुत पास से गुजर रहा हो वो पार्टिकल क्या हुआ? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्या हुआ? रिपेल हुआ। बहुत पास से गुजरने की वजह से ये रिपेलेशन क्या हुआ? ज्यादा है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन कैसा दिखा? ज्यादा दिखा। जो थोड़ा सा दूरी से गुजर रहा है इसके वजह से क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस दोनों के बीच में रिपल्सन कैसा है? थोड़ा कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स कैसा होगा? कमजोर होगा। ये थोड़ा सा कम एंगल दिखाता है। लेकिन हमको पता है कि मैक्सिमम हमारा स्पेस, ये एटम देखो, ये एटम का पूरा स्पेस कैसा है बेटा? एम्प्टी। मान के चलो हम लोग इस तरह से कुछ पार्टिकल लिए, ये पार्टिकल अल्फा नंबर 1 2 3, ये क्या दिखा रहे? छोटे छोटे सा एंगल दिखा रहे। लेकिन बताइए इतने सारे पार्टिकल्स यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, लाइक दिस, nth नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसा जाएगा? सीधा जाएगा। जिसके वजह से आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो इन अ स्ट्रेट लाइन। उसी के आधार पर उन्होंने क्या बोला था? एटम कैसा है? एटम का पूरा स्पेस कैसा है? एम्प्टी है। आई बात समझ में? कैसा है? एम्प्टी। अब आप ही बताना है, कुछ पार्टिकल दैट इज ओकेशनली अल्फा पार्टिकल रिबाउंडिंग बाय एंगल 1 डिग्री जाके वापस आएगा। क्यों ऐसा होगा बेटा? ऐसा एक आध पार्टिकल हो सकता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहां पे जाके स्ट्राइक करने वाला है? टारगेट पे। इतना जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स होगा कि ये जाने के पहले ही वापस उससे क्या होगा? रिपेल होके वापस आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे क्या बैठा हो? पॉजिटिव बैठा हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो पूरा स्पेस कैसा रहा? एम्प्टी रहा। इस तरह से ऑब्जर्वेशन के आधार पे क्या बनाया गया है? कंक्लूजन। आई बात समझ में? दैट इज स्पेस बिटवीन ई एंड न्यूक्लियस इज एम्प्टी। अल्फा स्कैटरिंग पाथ जो है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, बराबर है। उसके बाद ओनली इलेक्ट्रॉन्स इमिट। इसके वजह से उन्होंने बोला कि अगर आप क्या चाहते हो, किसी को मतलब इलेक्ट्रॉन गोल क्यों रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी क्या है? एनर्जी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इमिट कर सकते हैं। प्रोटॉन को इमिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत मोस्ट डेकोरेटेड साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे बेटा, इतने सारे उनको मेडल्स मिले हैं। तो उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम किया उन्होंने, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में भी काम किया उन्होंने, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में भी काम किया है। बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे, मोस्ट डेकोरेटेड साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप रदरफोर्ड को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे। ठीक है, उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाते जो फॉर्मुलेशंस में अभी बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग क्या है? सबसे कम अप्रोच वाला डिस्टेंस। व्हेनेवर एक कोई पकड़ के चलिए, ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल गया, कितने एनर्जी लेके जाएगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इसके पास इनिशियल है। अब गया 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 टारगेट पे हिट करने वाला, टारगेट के ऊपर कौन सा है बेटा? बोलो, पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जाके पहले स्पीड बढ़ाएगा या रुकेगा? बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए उसके लिए। बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास जब जाएगा तो रिपेल होगा ना। रिपेल होगा तभी रिपेल होता है जब इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बेटा डिक्रीज होगी और यहां पे जाके रुक जाएगा। जहां पे रुकेगा वहां से लेके आपके न्यूक्लियस के डिस्टेंस तक को हम लोग R0 से डिनोट करेंगे, और यही बोला जाता है क्या? दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आइए बात समझ में। अब बताइएगा, मान के चलो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? दैट इज हाफ mv²। ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। आई बात समझ में? ठीक है सर, तो मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R। Q1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज ट्वाइस ऑफ E, क्योंकि दो ही है ना चार्ज। दैट इज क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल? दैट इज पॉजिटिवली चार्ज या फिर डबली आयनाइज हीलियम एटम, जहां पे बैठे कौन? दो प्रोटॉन्स, ये रहे। और यहां पे जो न्यूक्लियस है इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? Z डिसाइड करेगा। गोल्ड होगा तो कितना होगा? 79।
कोई दूसरा एटम होगा तो क्या होगा, दूसरा होगा, इस तरह से। और ई की वैल्यू मतलब क्या है, चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस। आई बात समझ में। दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ये किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, यू में कन्वर्ट होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, बराबर है। कितनी वैल्यू होती है इसकी बोलो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, के इंटू 2 इंटू ई जेड ई, या फिर ई इंटू ई अपन लिख लेंगे, कितना होता है ट्वाइस जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। आई बात समझ में। आर नॉट को लेके जाओ इधर, क्या बनेगा, आर नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस के इंटू जेड इंटू ई टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 जाएगा ऊपर तो ये बनेगा कितना बेटा बोलो, 4 बनेगा, डिवाइडेड बाय एम इंटू वी स्क्वायर। ये बना अपना फॉर्मूला किसके लिए, हाँ किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। अब के की वैल्यू बोलते चलो बेटा, के इज व्हाट, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, दैट इज 1 पाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है बोलो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बराबर। उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी है, गोल्ड के लिए हम लोगों ने कितनी ली 79, ई की वैल्यू किसके बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बराबर। मासा प्रोटॉन आप लोग डाल सकते बोलो कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। वेलोसिटी डिपेंड करती है हम लोग कितने ली, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे, इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली, इनिशियल वाली। और उन्होंने आसपास मेंटेन की थी बेटा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे मैं 2 लिख के छोड़ देता और यहां पे लिखता हूं कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू उन्होंने आसपास में मेंटेन की 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी मेंटेन की, तो ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को उतने एनर्जी से खींचेगा कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उनको वैल्यू मिलती है आर नॉट की कितनी, 4.13 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। मतलब आर नॉट की वैल्यू 41 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा, -15 मीटर। -15 मतलब फर्मी। तो कितना बना, आर नॉट की वैल्यू 41.3 फर्मी। इतना उनको आर नॉट मिला, दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच। आई बात समझ में। देन आता है कंसेप्ट इंपैक्ट पैरामीटर का। यह भी कंसेप्ट पूछा जाता नहीं है बेसिकली बहुत बार, लेकिन अपन देखेंगे क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर। इफ सपोज देयर इज एन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द एटम, व्हाट विल हैपन। तो अगर वो जाता है तो उसके ऊपर क्या होगा, इंपैक्ट होगा किसका, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का। और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का इंपैक्ट की वजह से ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा बोलो, क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है विथ मेकिंग एन एंगल हाउ मच, थीटा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि यदि ये पार्टिकल यहां पे ना होता, यहां पे होता, बराबर, तो मुझे बताइए ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसी होती, कम होता इस तरह से। अरे बराबर, यहां पे निकाल के दिया देखो, अरे है या नहीं है, क्या होता, कम होता। जैसे जैसे पास में जाएगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे जो दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टारगेट। कौन है हमारा टारगेट, हमारा एटम का, एटम है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा क्या रहा ये न्यूक्लियस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वेन एवर इट स्टार्ट टू मूव टूवर्ड द टारगेट। क्योंकि जब पास में आएगा तो इसका पाथ जो है वो चेंज होने वाला है। इट मींस दैट द पार्टिकल शुड बी, विच पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल शुड बी एट ए far away from the target. It means that what is the meaning of impact parameter? It is the perpendicular distance between nucleus या फिर the target of an atom and the velocity of the particle far away from the taken far away from the target. आई बात समझ में। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। और बी हमारा क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। सो हमारा बी भी पता है, क्या होगा बोलो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जेड के ऊपर भी करेगा। तो एक हमारा फॉर्मूला मिलता है, बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर कॉड थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़े चलो। सो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है इंपैक्ट पैरामीटर का बोलो,
इफ सपोज बी इज लार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल दोज आर मूविंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना दूरी से आपका अल्फा पार्टिकल गुजरेगा न्यूक्लियस से उतना क्या होगा, बी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? जितना दूरी से गुजरेगा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते कौन सी चीज, कि थीटा भी क्या होगा, जितना बी ज्यादा होगा, उल्टा उसका उल्टा करेंगे, जितना बी ज्यादा होगा उतना थीटा कम होगा। सिमिलरली बी स्मॉल फॉर द पार्टिकल दोज आर मूविंग वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्लियर है? बी की वैल्यू 0 होगी किसके लिए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180। जब जाएगा बेटा यहां से सीधा वापस आएगा तो बी की वैल्यू होनी ही कितनी है, 0। तो इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा वो बनाया गया है। पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आप याद रखना है, बोर्ड में इसका काम आ सकता है। ठीक है बेटा? तो हम लोगों ने जो यहां पे एक क्वेश्चन देखा था कौन सा, दैट इज नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो आपको मिलते हैं, क्लियर है, पर मिनट, उसके ऊपर जो है हमने क्वेश्चन देखना। ठीक है बेटा? तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया दैट इज एन थीटा, हमने नहीं बनाया बेसिकली। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला मिला डायरेक्टली हम लोग यहां से बनाते हैं, एन ऑफ थीटा इज इक्वल टू के 1/sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के, कांस्टेंट। यदि कोई हमारा जो टारगेट का जो मटेरियल लिया है, ये मटेरियल कैसा हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ना लेते हुए एक ही एक्सपेरिमेंट लेते हैं, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो in Rutherford experiment, the number of alpha particles scattered through an angle 60 degree is 112 per minute। 112 आपके पार्टिकल्स मिल रहे हैं पर एक मिनट में, जब आपका एंगल कितना दिख रहा हो, ठीक। तो थीटा की वैल्यू यदि आपकी 60 डिग्री हो तब आपको n डैश ऑफ थीटा या फिर n ऑफ थीटा या फिर n थीटा 1 कितना मिल रहा है, 112 मिल रहा है। Then the number of alpha particles scattered through an angle 90 degree per minute by the same nucleus। सेम न्यूक्लियस है, z की वैल्यू सब कुछ सेम कैसा है, सेम रखा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी हम लोगों ने, बोलो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कितना, n थीटा, इसका नाम अपन क्या रखेंगे 2, ये कितना होगा निकालना है। सो क्लियर कट हमको पता है बेटा कौन सी चीज, बोलो हाँ, n थीटा, n ऑफ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो मैं ये ऊपर लिखता हूं n थीटा बराबर n थीटा 2 डिवाइड बाय n थीटा 1। n थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, चलो लिख लो लगे तो, n थीटा 1 इक्वल्स टू, इनवर्सली तो ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका वाला लिखेंगे या इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा, साइन टू द पावर 4 60 बाय 2, इनवर्सली है, ये ऊपर लिखा हम लोगों ने तो ये नीचे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय बोलो साइन टू द पावर 4 90 बाय 2। क्लियर? यहां पे सॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में। बोलो ये वैल्यू निकालनी, दैट इज n थीटा ऑफ 2, इसकी वैल्यू कितनी रही, 112 के बराबर रही। थीटा बाय 2 कितना बनता है बेटा, बोलो थीटा बाय 2 कितना बनता है, 60 बाय 2 कितना बना, 30 बना। 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30, 1/2। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब ही साइन थीटा का स्क्वायर, साइन टू द पावर 2 ऑफ थीटा का मतलब ही साइन थीटा का पावर 2, होल पावर लिख सकते। इसका मतलब इसका क्या लिख सकते, साइन थीटा बाय 2 का होल पावर 4, बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बोलो, 1/2, 1/2 का पावर 4 डिवाइड बाय 90 बाय 2 45। तो 45 की वैल्यू 1/√2 का पावर 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो ये कितना बनेगा, कितना, 1/16। ओके, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय 1/4, सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, बोलो 4 जाएगा ऊपर, 16 जाएगा नीचे, दैट इज 1/4। और ये 112 नीचे है, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 112। सो 112 डिवाइडेड बाय 4 करके देखिए कितना आता है, 28। तो कितना मिला, 28 पर मिनट। इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका आंसर। ठीक है बेटा? अब देखो आगे का कंसेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो कि सर इसके बाद कोई थ्योरी नहीं आई क्या। इसके बाद अलग अलग बहुत ही थ्योरीज आए हैं, किसके ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में रुदरफोर्ड के कुछ लिमिटेशंस है जो चैलेंज करते हैं एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है क्या, बोहर। आप पहचाने, रुदरफोर्ड ने इतना बड़ा सब कुछ साम्राज्य बनाने के बाद, इतना जबरदस्त काम करने के बाद, एक आया बंदा जो बोलते, देखो क्या बोलते, आपके एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस है। बिल्कुल आपने सही बोला है, एटम ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी थ्योरी
और आपका एक्सप्लेनेशन ये उसके लिमिटेशन शो करते हैं, और वो लिमिटेशन मैं दूर कर सकता हूं। ऐसा किसने बोला? बोहर साहब ने बोला। तो पहले तो जानना पड़ेगा ना लिमिटेशंस क्या है। तो सुन ले बेटा, लिमिटेशंस क्या है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पहले क्या देखा हम लोगों ने? ऑब्जर्वेशन, बाद में क्या देखा? कंक्लूजन, उसके बाद में क्या देखा? मेरिट्स। अब क्या देखेंगे? डिमेरिट्स। डिमेरिट्स नहीं बोलता हूं इसको, मैं क्या बोलूंगा? लिमिटेशन बोलूंगा, जो उसकी थ्योरी को जो है चैलेंज करता है। कैसे? देखिए पहली चीज, एक साइंटिस्ट जो मेरे फेवरेट है, मैंने पहले बोला, जिनका नाम क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने रखा था, मैक्सवेल साहब ने बोला कि देखिए आपके न्यूक्लियस में आपने पॉजिटिव माना, उसके सराउंडिंग में कोल कौन घूम रहा है बेटा? बोलो, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो कुछ भी पार्टिकल एनी चार्ज पार्टिकल, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल, कोई भी अगर आपका चार्ज हो, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा हो तो इट इमिट्स रेडिएशन या फिर एनर्जी। ये क्या करता है? अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये आपके सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा है, तो मुझे बताइए क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? बेटा आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने जब रोटेशनल डायनामिक्स में देखा कि आपका सर्कुलर मोशन ये क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? कि उसने अपन ने बोला एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन की देखो, ये रही v1 बार, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, ये कौन है? v2 बार। इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी भले, वेलोसिटी कैसी होती है? वेरी करती है, क्योंकि उसका क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो बेटा मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या हमारा है? एक्सेलरेटेड चार्ज। और जब ये एक्सेलरेटेड चार्ज आपका क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो, तो मुझे बताइए उन्होंने क्या बोला? ये रेडिएट करता है क्या? एनर्जी। अब मुझे बताइए, इसके पास 5 की एनर्जी है, ये अगर एनर्जी बाहर निकालता है तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? होगी या नहीं होगी? अगर एनर्जी कम होगी तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? इट परफॉर्म्स ए स्पाइरल पाथ। व्हाई? बिकॉज इट रेडिएटेड द एनर्जी एंड आफ्टर द सम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी स्ट्राइक टू द nucleus. Why? Because the positively charged nucleus and negatively charged electron is attracted towards each other. लेकिन एटम तो स्टेबल है, बट मैक्सवेल की थ्योरी भी बराबर है ना? अरे है या नहीं है? इट मींस इट फेल्स टू डिस्क्राइब, बोलूंगा मैं, इट फेल टू डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम के स्टेबिलिटी को बताते नहीं है कि सही में एटम स्टेबल कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? इलेक्ट्रॉन तो गोल घूम रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी एवरी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड इमिट्स द रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन क्या करता है? इमिट करता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली हमारे न्यूक्लियस को जाके स्ट्राइक होगा। और ऐसा अगर होता है तो हमारा पूरा यूनिवर्स ब्लास्टिंग में ही दिखाएगा, पूरा ब्लास्टिंग ही ब्लास्टिंग दिखेगा, जिधर उधर कोई होगा ही नहीं। लेकिन पूरी सिस्टम अभी फिलहाल कैसी है? स्टेबल। आ रही बात समझ में? ऐसा हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज देखिए, यहां पे जब भी कभी अगर आपका ये स्पाइरल पाथ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। बात समझ में आई? तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है, जो एनर्जी बाहर निकालता है, ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा शो करता है। कौन सा स्पेक्ट्रा? Continuous spectra. What is the meaning of continuous spectra, sir? If suppose this electron is moving from higher orbit to lower orbit, then it radiates the energy, और जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसका खुद का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। उसका क्या होगा? खुद का वेवलेंथ होगा। अरे होगा ना? होगा। उस रेडिएशन को क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। Why? Because what is this? रेडिएशन मतलब हो सकता है वो लाइट हो, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम हो, या इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जैसे कि बोलो इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल घूमेगा और हमारे कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा? न्यूक्लियस में जाके स्ट्राइक करेगा, इट रेडिएट द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब आपके बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कलर बाहर निकलेगा। मतलब यहां पे ग्रीन कलर भी दिखेगा, येलो कलर भी दिखेगा, मतलब विबगॉर दिखेगा। बात समझ में आई? लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। वी ऑब्जर्व
वी ऑब्जर्व कौन सी चीज, कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा या यहां से यहां पे जाएगा, तो पर्टिकुलर ऑर्बिट से पर्टिकुलर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करेगा, और यहां से जब एनर्जी निकलेगी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी, उसके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी। इट मींस दैट इट शोज अ पर्टिकुलर कलर, और वो इनविजिबल हो तो पर्टिकुलर वेवलेंथ, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज शोज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। या फिर हम लोग अगर इसका हाइड्रोजन लेंगे तो उसका नाम बोलेगा कौन सा, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे, इसका मतलब समझ में आया। इफ सपोज वेन एवर द इलेक्ट्रॉन इज जम्प्स और मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे आ रहा है, जैसे 4th नंबर के ऑर्बिट से सेकंड पे आ रहा हो, 4th नंबर से 3rd पे आ रहा हो, 4th से 1st पे आ रहा हो, तो वहां से क्या निकलेगा, इट रेडिएट्स द एनर्जी, और उस एनर्जी का क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। हर कलर का लाइट नहीं होगा। अगर मैं कलर में बात करूं आपको समझाने के लिए, तो हर कलर का लाइट नहीं निकलेगा, पर्टिकुलर कलर का ही लाइट निकलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। पर्टिकुलर को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट। और ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो हर कलर का लाइट निकलेगा, मतलब हर फ्रीक्वेंसी का निकलेगा, इसको हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और ऐसा होता नहीं है। तो स्पेक्ट्रम का कंडीशन या फिर उसकी एनर्जी की कंडीशन जो है, ये भी क्या नहीं करता है, हमारे रुदरफोर्ड साहब की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इसलिए फिर क्या कौन आते हैं, बोलो, बोहर सब आते हैं, कि उन्होंने बोला कि मैं आपको क्या बताऊंगा, स्टेबिलिटी बताऊंगा। ठीक, उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, 3 पोस्टुलेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उन्होंने बोला कि देखिए, जब भी कभी आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाएगा तो पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होगी, और उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ होती है। और ये भी मैं बताऊंगा आपको, बात समझ में आई। और उसके बाद ये बताऊंगा कि उसके डिस्क्रीट कंडीशन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये बोहर साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मॉडल तो यही रहेगा जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आई बात समझ में। इसलिए सारे साइंटिस्ट जो है ये सारे ही महान है, बस अपने अपनी थ्योरीज उन्होंने बनाई। कुछ के किसी का क्या है, लिमिटेशंस है, किसी में क्या है, डिमेरिट्स है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन सी चीज, दैट इज बोर्स की थ्योरी, बोर्स के पोस्टुलेट्स। ओके।